क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है, एकदम मस्त। क्या पढ़ रहे थे हम लोग पिछले क्लास में? केमिस्ट्री शुरुआत किए थे कल बिल्कुल जीरो लेवल से, और इंट्रोडक्शन दिया गया था कि केमिस्ट्री क्या है। फिर इंट्रोड्यूस किया गया था कि केमिस्ट्री के जो हम लोग 10th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं उसके कौन कौन से चैप्टर हैं और वह केमिस्ट्री के किस पार्ट के अंतर्गत वो चैप्टर आते हैं, यही ना किए थे। यानी पहला चैप्टर हम लोगों का क्या था, बोलिए? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और दूसरा क्या था? एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण। ये हमारे चैप्टर किसके अंतर्गत आए थे? फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन के अंतर्गत आए थे। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था भाई? दो मेटल एंड नॉन मेटल, और पांचवें चैप्टर को उठाकर मेटल और नॉन मेटल के साथ कंबाइंड किए थे, जिसका नाम था तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। और ये तीसरा और पांचवा किसके अंतर्गत आए थे? अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आए थे, यही ना। और फिर हम लोगों का एक और था बाबू, चौथा चैप्टर, जिसका नाम क्या था? कार्बन तथा इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसको किसके अंतर्गत रखा गया था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया था। कोई दिक्कत? इतनी सारी जानकारी हम लोग लिए थे। फिर हम लोग पहले चैप्टर में इंडेक्स देखे थे। क्या देखे थे? इंडेक्स। इंडेक्स बोले तो कि उस चैप्टर के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। सपोज डैट हम लेते हैं एक चैप्टर, हम अपना चैप्टर ले लेते हैं बाबू। देखिएगा, सबसे पहला इधर की क्या हम लोगों का चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब इस चैप्टर में इंडेक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। फिर रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है, मैकेनिज्म, अभिक्रिया होती कैसे है, उनमें क्या क्या परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद से फिर पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। क्या विशेषता है? तो 3-4 विशेषताएं बताए थे। पहला तो रंग में परिवर्तन हो जाता है, दूसरा अवक्षेप का बनना होता है, तीसरा गैस की उत्पत्ति होती है, चौथा अवस्था में परिवर्तन होता है, और फिर ताप में परिवर्तन होता है। ये उसकी विशेषताएं होती हैं अभिक्रिया की। उसके बाद देखो रासायनिक समीकरण क्या है, तो हमने बताया था कि दुनिया में कहीं भी जाओ तो समीकरण की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो हमारे यौगिक हैं, जो हमारे कंपाउंड्स हैं, उनका संकेत एवं सिंबल पूरी दुनिया में एक समान है। तो अगर H2O लिखे हैं तो अमेरिका में H2O ही लिखा जाएगा। तो इसलिए किसी अभिक्रिया को उसके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से व्यक्त करने की विधि को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये भी हो गया। रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम क्या क्या है? हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, कैसे लिखते हैं? तो एक रिएक्टेंट, दूसरा प्रोडक्ट, बीच में एरो मार्क लगाते हैं। बहुत सारे रिएक्टेंट होते हैं तो प्लस साइन द्वारा जोड़ते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं तो उनको भी प्लस साइन द्वारा जोड़ते हैं। रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, एक्वस स्टेट, डाइल्यूट होगा, कंसनट्रेटेड होगा। ये सारी चीज़ें बताई गई थी पिछले क्लास में। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े थे तो क्या मिला था? टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन में पहला तो हम लोगों ने अनबैलेंस्ड यानी स्केलेटल इक्वेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई? स्केलेटल इक्वेशन। दूसरा क्या पढ़ा था? बैलेंस्ड इक्वेशन। और बैलेंस्ड इक्वेशन कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के थे। कौन कौन सा भाई? एटॉमिक और मॉलिक्यूलर इक्वेशन। 2 तरह के इक्वेशन मिले थे ना। और फिर लास्ट वाला असंतुलित अनबैलेंस्ड इक्वेशन पढ़े थे। क्लियर है ना? अब देखोगे भाई आगे भी बहुत सारा चीज़ बताया गया था आपको। अब फिर पढ़े थे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। ओ माय गॉड! और इसके लिए तो हमने बताया था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट भैया 3 मेथड तो पढ़ना ही पढ़ना है। चौथा और पांचवा जो मेथड दिख रहा है, पहला चौथा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और पांचवा ऑक्सीकरण संख्या विधि, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसको कहाँ पढ़ना है भाई? 11th क्लास में। कौन सा चैप्टर? याद करिए, कल बताया गया था। आगे देखिए, जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं, जो लोग कल क्लास नहीं ज्वाइन किए थे, वो जाके क्या कर लेंगे? पढ़ लेंगे भाई। खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल का नाम सर्च करेंगे, चंदन सर गुठनी, और पीछे वीडियो मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट के द्वारा, उसमें जाके आप पढ़ लेंगे। अभी शुरुआत की गई है, फर्स्ट वीडियो केमिस्ट्री का मिलेगा, बाकी मैथमेटिक्स का होगा। हाँ देखो, याद आया मैथमेटिक्स से,
बहुत खुशी की बात है। छोड़ो, ये तो बता दिए हैं ना। रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत समय लॉस होगा हम लोगों का, बहुत टाइम जाएगा। देखो खुशी की बात ये है, खुशी की बात ये है, देखो भाई खुशी, तुम लोगों का स्कूल बंद हो गया है, स्कूल बंद हो गया किसके कारण भाई? समर वेकेशन, समर वेकेशन के कारण। क्लियर है ना? यानी समर वेकेशन में तुम लोगों का स्कूल बंद हो गया, पूरा फुल टाइम है, पूरा फुल टाइम है कि नहीं है तुम लोगों के पास, है ना? सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक मैं मन लगा के पढूं। वो जो तू सोच रहा है वो बोलने वाले हम हैं नहीं। तो सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे पास पूरा टाइम है। तो एक काम करो, सुबह सो के तो जग ही जाते हो 5:30 6, बहुत 5:30 बहुत सुबह हो गया क्या? बहुत पहले बोल दिए, हाँ बहुत पहले बोल दिए। 6 बजे तक तो जग ही जाते हो यार। अब 6 बजे नहीं जगते हो तो तुम राकस हो यार। ठीक, 6 बजे तक जग ही जाते हो। अब आगे देखो भाई, 6 बजे जब जगते हो तो 7 आप 1 घंटा अपना नित्य क्रियाक्रम के लिए ले लो, और 7 बजे प्रत्येक दिन मैथ जो हम लोग स्टॉप किए हुए हैं, अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसको घर बैठे पढ़ लेंगे। प्रत्येक दिन 7 बजे सुबह में आपको एक वीडियो मिल जाएगा मैथ का। जो चैप्टर आप यहाँ से अलाउ करके जाओगे उसी चैप्टर का लेक्चर आपको मिल जाएगा। आप यूट्यूब से क्या करना, पढ़ लेना, अब फिर यहाँ आना क्लासरूम में तो डाउट सेशन का डाउट क्लियर करवा लेना। अब तो समझ में आ रहा ना? प्रत्येक दिन 7 बजे सुबह में मिल जाएगा, पढ़ लोगे। सुबह में 7 बजे, कितने बजे बाबू? 7 बजे। 1 घंटे या 1.5 घंटे के लेक्चर होंगे, आप आसानी से पढ़ लेना और पढ़कर लिख लेना, समझने का प्रयास करना। नहीं समझ में आए तो डाउट सेशन यहाँ हम सॉल्व करवाने के लिए हैं, क्लास में आके 15 मिनट डाउट सेशन करवा लेना। उसके बाद केमिस्ट्री आपकी रेगुलर चलेगी, मैथ भी आपके साथ कनेक्टेड हो जाएगा, और मैथ आपका रिवीजन में है तो रिवाइज हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? हाँ। और दूसरी चीज़, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, भैया आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो वीडियो को यार, और कुछ महानुभाव तो ऐसे हैं जो वीडियो करके छोड़ देते हैं। तो उनसे आप, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, और अपने दोस्तों में उसको शेयर करने का प्रयास करें। जो भी आप लोगों का दोस्त है, कम से कम सरलावा जौन भी दोस्त है उसको भेज दें। ठीक, अलग अलग नाम रखे होंगे आप दोस्ता को, कोई पद ना रखा होगा, कोई कुछ भी नाम रख देता है भाई। नाम अपना अपना तुम लोग रखते हो अपने हिसाब से दोस्त को बुलाने के लिए। आज तो ट्रेंडिंग में तुम लोग चला रहे हो, पप्पे का नाम रख के बुला ले रहे हो, रे सुन बे उनकर लइकवा। तो ऐसा करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके पास भेज देना वीडियो। ठीक है, कोई दिक्कत? सुबह में कितने बजे मिलेगा मैथ का क्लास? 7 बजे। पढ़ोगे ना? समर वेकेशन में पूरा मैथ खत्म, पूरा मैथ खत्म। क्लियर? एकदम सपोर्ट करोगे ना भरपूर? चलो भाई आगे बढ़ें। तो देखो भाई, इधर कुछ लोग कहेंगे कि वो मास्टर जी आप क्यों छोड़ दिए जात दुका, पता नहीं क्या आप समझा रहे थे, तो आप समझा जो रहे थे उसको छोड़ दिए। तो भैया हमने बताया कि ये 3 मेथड आपको 10th में पढ़ना है इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, और ये 2 मेथड आपको 11th में पढ़ना है। चैप्टर 8 होगा। चैप्टर कौन सा होगा? 8th चैप्टर होगा, सेकेंड पार्ट 2 का, केमिस्ट्री में सेकेंड पार्ट में होगा। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, व्हाट इन्फॉर्मेशन गेन बाय द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं? बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं। समझ में आ रहा ना कि अभिक्रिया किस सांद्रता के परिसरों में हो रही है, ताप क्या है, दाब क्या है, कंसंट्रेशन स्टेड सॉल्यूशन है या डाइल्यूट सॉल्यूशन है। बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन गेन होती हैं। अगला देखो भाई, अगला टॉपिक क्या है कि रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ क्या है। प्रॉफिट टू यूज़ द केमिकल इक्वेशन। क्या प्रॉफिट है भाई? केमिकल इक्वेशन को हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या प्रॉफिट मिल रहा है, ये बातें समझ में आ रही है ना। अगला टॉपिक क्या है? रासायनिक समीकरण की सीमा है। तुम्हारी भी कुछ सीमा है कि नहीं है?
फ़ोन पे बात कर रहे हो, घरे का कोई आ गया चढ़ते फ़ोन में काट देते हो। यानी लिमिटेशन है भाई, इसी को कहते हैं ना लिमिट में रहना, डर, यही डर होना चाहिए। तो इसी तरह से रासायनिक समीकरण का भी कुछ लिमिटेशन है, रासायनिक समीकरण का भी लिमिटेशन है। अब क्या लिमिटेशन है जब पढ़ेंगे टॉपिक्स तो पता चलेगा। और रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाना, इसको और ज़्यादा उपयोगी कैसे बना सकते हैं, तो बाबू सोना करेंगे, इसमें उपयोगी बन जाएगा ये। क्लियर। अब देखो भाई आगे बढ़ते हैं। तो इधर समझाया गया था आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और 16 वाला चाय माने डाइल्यूट, और मामा के लिए जो चाय बनाओ कंसंट्रेटेड। इतना तो समझ ही गए होंगे आप लोग। अब देखो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं थी। पहला क्या था भाई, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, जिसको सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। संयोजन यानी इसमें होता क्या है कि दो नए पदार्थ मिलते हैं और एक पदार्थ बनाते हैं, यानी दोनों मिल जाते हैं, दोनों, एक पदार्थ ये है एक पदार्थ ये, दोनों मिल गए नया पदार्थ बना दिया, नया पदार्थ, तो संयोजन हुआ। क्या हुआ, संयोजन हुआ। समझ में आ रहा है ना। हाँ, जैसे अभी लगन का मौसम चल रहा है, तो देखो कार्ड पे लिखा रहा है, दो दूर देश के पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया। कार्ड पे ऐसी शायरी पढ़ रहे होंगे ना, तो संग संग चल रहे हैं, तो उनके बीच कौन सा रिएक्शन हो रहा है भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होने वाला है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होने वाला है। हर चीज़ में केमिस्ट्री ढूंढो, हर चीज़ में अपनी पढ़ाई ढूंढ डालो। समझ में आ रहा है ना। बाकी दुनिया में तो सब कुछ हो ही रहा है। अब वियोजन अभिक्रिया देखो भाई, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। अब जैसे नई नवेली दुल्हन आ रही हैं, उनका ट्रेनिंग मायके से चल रहा है, तो समझिए फिर वहाँ उस परिवार में अपघटन अभिक्रिया शुरू हो जाता है, विघटन अभिक्रिया शुरू हो जाता है। मायके से ट्रेनिंग ले रही हैं, मम्मी देखो ना यहाँ ये हो रहा है, ऐसे करवा रहे हैं लोग। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर उस परिवार में कौन सी अभिक्रिया शुरू हो रही है, अपघटन वियोजन अभिक्रिया। धीरे धीरे जो संयोजन अभिक्रिया हुआ था, अब धीरे धीरे वो किस में बदलने लगा, अपघटन अभिक्रिया में। समझ में आ रहा है ना। ये सच्चाई है, रियलिटी है, बाकी कहने वाली बात नहीं है। अब देखो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, फोटोसिंथेसिस, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीन तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम पढ़े थे। फिर आगे पढ़ते हैं तो क्या है भाई, विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है भाई, विस्थापन अभिक्रिया। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें दो तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। देखो भैया जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है ना, तो एकल विस्थापन भी है, द्विविस्थापन भी है। वो दुल्हाराम बेचारे कर क्या रहे हैं, परिवार से डिकम्पोज हो रहे हैं और दोनों लोग विस्थापित हो जा रहे हैं, कहीं दिल्ली मुंबई पटना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हो रहा है। माई बाप जी कुछ करें, समझ में आ रहा है ना। देखो कहने की बात नहीं है, कहने की बात नहीं है, समझ में आ रहा है ना। शादी से पहले उनको खाने पीने में तकलीफ नहीं होता था, कहीं जॉब करते थे तो, लेकिन जैसे सदिया होता है ना, कहते हैं जानते हैं बाबूजी बड़ा तकलीफ है खाना बनाने में, इसीलिए लेके जा रहे हैं। तो बाबूजी सोचते हैं हम क्या करेंगे, हम आछी मारेंगे। अब समझ में आ रहा है ना। बाकी और कुछ नहीं है, बाकी बेटियां खाना बनाने के लिए ही नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं। अब देखो एकल विस्थापन भी हो रहा है, एकल विस्थापन भी ढेर परेशान हो रहे हैं। दूल्हा मारा तो जो ससुरिये छोड़ के मायके, उसकी मम्मी तो बैठी आ जा हमारी बेटी आ जाओ आ जाओ करने के लिए, फोनवा जार तो घुमा रही हैं, आ जा तुमको तकलीफ है तो यहीं रहना। समझ में आ रहा है ना। तो एकल विस्थापन वहाँ हो जा रहा है। आगे देखो भाई, अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अब इसको अच्छा इसका भी एग्जाम्पल दे परिवार पे, नहीं यार रहने दो यार। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, तू मैं करके उदासीन हो जाते हैं लोग, कुछ बोलते ही नहीं हैं लोग, कोई मतलब ही नहीं है। तुम जाओगे क्या भैल ना, कुछ ना भैल, मुँह फुला लेंगे, बोलबे नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रहा है। अब फिर बाबुआ मेरे रेडॉक्स रिएक्शन, क्या आता है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स में होता क्या भैया, तो कल बताया गया था ललका बैलवा वाली कहानी, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स का मतलब देखो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना।
तो वही थोड़ा सा मान लो उदासीनीकरण अभिक्रिया हुआ है, उदासीन हुए हैं, खिसियाए हुए हैं महाराज, तो आप ले गए थोड़ा पानी पिला दिए, H2O जैसे उनके अंदर गया तो रेडॉक्स रिएक्शन होने लगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और फिर कार्य सुचारू रूप से चलने लगता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े थे, और रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीकारक और अकारक, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े थे, और दैनिक जीवन में इसका क्या प्रभाव है ये देखे थे। और फिर लास्ट में दहन और ज्वाला, और फिर एलपीजी गैस के बारे में बताया गया था कि एलपीजी गैस बनता कैसे है, तो आइसोब्यूटेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। यानी आइसोब्यूटेन यानी C4H10 यह ब्यूटेन होता है, और इस ब्यूटेन में क्या मिलाते हैं, तो C2H5SH मिलाते हैं, C2H5SH मिलाते हैं। अब तो समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम बाबू लोग बताइए? क्या मिलाते हैं? C2H5SH, जिसका नाम क्या होता है भाई? मिथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन, मिथाइल कह रहे हैं, इथाइल मरकैप्टन। और यह करता क्या भाई? इसके रिसाव का पता लगाने में सहायता प्रदान करता है, बदबू देना शुरू करता है। ये बदबूदार होता है। क्या होता है भाई? बदबूदार होता है। क्लियर है ना? एनी प्रॉब्लम? अब हमें अपने पहले चैप्टर के इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है। तो स्टार्ट करें? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रॉब्लम्स। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को देखें। ए बालक, पहला टॉपिक क्या हम लोगों का? सबसे पहला टॉपिक बता दो फटाफट अपनी कॉपी से देख के बताओ तो। रासायनिक अभिक्रिया क्या है बाबू? रासायनिक अभिक्रिया क्या है बालक? रासायनिक अभिक्रिया नाम क्या हो जाएगा इसका? केमिकल रिएक्शन। अब देखो भाई केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन क्या है? तो देखो बाबू मेरे, सबसे पहले कहता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। पदार्थों के निर्माण करने की यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, तो देखो भाई दो या दो से अधिक, दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, आपस में संयोग करके नए भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। पदार्थों का निर्माण करते हैं, कमा लगा के लिखेंगे। पदार्थों के निर्माण करने की यह प्रक्रिया, पदार्थों के निर्माण करने की यह प्रक्रिया, निर्माण करने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। पदार्थों के निर्माण करने की यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। अच्छा, पदा में आ का मात्रा लगा देना। चलो, पदार्थों का
निर्माण करते हैं, निर्माण करने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे कि अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स chemical changes in which substances react to give new substance, बात मत करिए बबुआ, टू गिव न्यू सबस्टांस। अब देखो कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे, उदाहरण के तौर पे देखोगे बाबू कि हाइड्रोजन प्लस करता क्या भाई? ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है। तो क्या बनाता है भाई? H2O यानी जल बनाता है। क्या बनाता है? जल बनाता है। अभी हमें फॉर्मूला पता नहीं है, समझ में आ रहा है ना? अभी रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे तब बताया जाएगा, लेकिन अभी समझो कि दो पदार्थ आपस में संयोग करा तो क्या बनाया? जल बनाया। दो से अधिक भी पदार्थ हो सकते हैं या यह पदार्थ अकेले भी हो सकता है। जैसे बाबू अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को ले लें, चलो इंग्लिश में लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट, क्लियर है ना? और इसको लेके अगर गर्म कर दें, क्या कर दें भाई? गर्म करें तो यह टूट जाता है। किस में टूटता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड में टूटता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। उधर कर्ण कोना में दिखाई दे रहा है ना? कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहली बात हमने देखा कि अगर पदार्थ दो है तो अकेले प्रोडक्ट भी बनाएगा, एक है तो दो या दो से अधिक भागों में भी टूट सकता है या जुड़ सकता है। अब तो समझ में आ रहा है ना? तो कहने का अर्थ है कि केमिकल रिएक्शन क्या है? तो कहता है कि अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज इन व्हिच सबस्टांसेज रिएक्ट टू गिव न्यू सबस्टांस। यानी इसमें केमिकल चेंज होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। समझ में आ रहा है ना? रासायनिक परिवर्तन पीछे पढ़ के आए होंगे 9th क्लास से आप। तो रासायनिक परिवर्तन होता है और फिर नए पदार्थों का निर्माण होता है। नए पदार्थों का निर्माण होता है। अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, कोई दिक्कत? अब देखो पहला हो गया। दूसरा, अगर तीसरे की बात हम करें तो मैग्नीशियम देखेंगे बाबू, मैग्नीशियम और प्लस क्या होता है भाई? ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। अब तो समझ में आ रहा है ना? तो अब देखो कि इधर जो भाग लिया पदार्थ, जो पदार्थ बना, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को रिएक्टेंट कहा जाता है। रिएक्टेंट का मतलब प्रतिकारक, समझ में आ रहा है ना? या अभिकारक, प्रतिकारक या अभिकारक। क्लियर है ना? तो कुछ नोट लिखेंगे कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, देख लो भाई, इधर से लिख देते हैं अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को। देखो पहला नोट होगा भाई, दिख रहा है ना? और लिखेंगे बाबू मेरे कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं बाबू? अभिकारक। अभिकारक या बाबू कहता है प्रतिकारक। क्या कहते हैं? प्रतिकारक कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया?
कि यानी जो सबस्टांस रिएक्ट करेगा, द सबस्टांस विच रिएक्ट, द सबस्टांस विच रिएक्ट आर कॉल्ड, यानी लिख सकते हैं बाबू कि द सबस्टांस विच रिएक्ट, या सबस्टांसेज कर दो, विच रिएक्ट आर कॉल्ड रिएक्टेंट। क्लियर है ना। और अभिक्रिया के फल स्वरूप बने पदार्थों को, अभिक्रिया के फल स्वरूप बने पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया के फल स्वरूप बने पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। दूसरा नोट कह रहा है भाई कि अभिक्रिया के फल स्वरूप बने पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया के फल स्वरूप बने पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उत्पाद कहते हैं। उत्पाद या प्रतिफल कह लो, उत्पाद या प्रतिफल कह लो, प्रतिफल कहते हैं। चलोगे बाबू, यानी कहने का अर्थ है कि एंड द न्यू सबस्टांस विच आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, द न्यू सबस्टांस which produced as a result of देखो रिजल्ट का स्पेलिंग गलत हो गया बाबू, एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कॉल्ड, क्या कहलाता है भाई? प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। तो अब एक बात देखना कि जो पदार्थ भाग लिया उसको क्या कहेंगे? अभिकारक। और पदार्थ जो नया पदार्थ बना उसको क्या कहेंगे? उत्पाद। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों को प्रतिकारक या उत्पाद कहते हैं। प्रतिकारक या उत्पाद कहते हैं। प्रतिकारक या अच्छा प्रतिफल कहते हैं। देखो भाई, प्रतिकारक नहीं, क्या कहेंगे? प्रतिफल कहेंगे। अब तो समझ में आ रहा है ना? हाँ, गर्मी तो है यार, लाइट नहीं है यार, एसी नहीं चल रहा है यार। हाँ बात सही है यार। अब देखो तो, अब यहाँ अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अभिक्रिया में इन भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहोगे आप? इसको क्या कहोगे? इसको क्या कहोगे? ये सब क्या है भाई? रिएक्टेंट है। क्या है भाई? यानी प्रतिकारक है। प्रतिकारक या अभिकारक है। जो पदार्थ भाग लिया उसको क्या कहोगे? अभिकारक। और जो पदार्थ बन गया उसको क्या कहोगे? ए वाला, फिर ए वाला, फिर ए वाला। ये क्या है भाई? प्रोडक्ट है। क्या है भाई? ये प्रोडक्ट है। क्या है? ये सब ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं सब क्या है? प्रोडक्ट हैं। क्या है भाई? प्रोडक्ट, यानी प्रतिफल है। प्रतिफल। क्लियर है ना? या उत्पाद है, या क्लियर हुआ? रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आया? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक, अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ उत्पाद। क्लियर है ना? एनी प्रॉब्लम? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड जो पदार्थ भाग लिया, रिएक्टेंट जो पदार्थ बना, प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है ना? हाँ, मैगी बनाने के लिए मैगी डालते हो, उसमें मसाला डालते हो, उसमें थोड़ा प्याज डालते हो। ये मसाला, प्याज, मैगी, नून, मिर्चा जो डाला आपने, नमक डाला, ये सब क्या है? ये रिएक्टेंट है। सब क्या है?
और जैसे 2 मिनट में मैगी तैयार होती है, कहने की बातें हैं, होती नहीं है। समझ में आ रहा है ना? आफ्टर 2 मिनट्स जो खाते हो वो क्या है? वो क्या है? अब तो समझ में आ रहा है ना? तो भाग लेने वाला पदार्थ, और उसके बाद क्लियर है? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। चलिए बाबू लोग, आप इसको लिख चुके हैं, आगे बढ़े हम लोग। तो अब देखो भाई, हमने बताया कि जो पदार्थ भाग लिया उसको रिएक्टेंट कहते हैं। अब सुनोगे बाबू, रिएक्टेंट एक या एक से अधिक हो सकते हैं। अब अगला नोट कहता है बाबू मेरे कि रिएक्टेंट जो होते हैं, रिएक्टेंट यानी जो पदार्थ भाग लिया, जो पदार्थ भाग लिया, रिएक्टेंट, क्लियर है ना? इसको क्या कहेंगे? अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। एक या एक से अधिक हो सकते हैं, एक या एक से अधिक हो सकते हैं, एक या एक से अधिक हो सकते हैं। और इसी के साथ दूसरा नोट जो कहता है भाई कि प्रोडक्ट जो होता है भाई, प्रोडक्ट को क्या कहते हो भाई? प्रतिफल। प्रतिफल कहते हो। प्रोडक्ट को क्या कहते हो? प्रतिफल। यह भी प्रतिफल भी एक या एक से अधिक हो सकता है, एक या एक से अधिक हो सकते हैं, हो सकते हैं। प्रतिफल भी एक या एक से अधिक हो सकते हैं। यानी रिएक्टेंट जो है उनका नंबर मोर देन 1 भी हो सकता है। रिएक्टेंट्स आर मोर देन 1 एंड प्रोडक्ट्स आर आल्सो मोर देन 1। क्लियर है ना? तो देखो मेरे भाई, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मोर देन 1। ये मोर देन 1 हो सकते हैं, कैन मोर देन 1 हो सकते हैं। आर को हटा के हम कैन लगा दे तो क्या अच्छा रहेगा ना? चलो, कैन मोर देन 1 यानी एक से अधिक हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो भाई, एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे आपने क्या करा कि अभी एक एग्जाम्पल लिए थे CaCO3 का। CaCO3 यह सॉलिड स्टेट में होता है। आपने गर्म किया, हीट दिया, क्या दिया भाई? हीट। तो यह टूट गया। किस में टूटा? CaO प्लस CO2 में, CaO प्लस CO2 में। क्लियर है ना? अब देखो भाई, एक कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट है। और यह क्या है भाई? कैल्शियम ऑक्साइड है। और यह क्या है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड है। अब सुनोगे मेरे बाबू कि ए वाला सॉलिड स्टेट में होता है, किस में होता है? और ये गैसियस स्टेट में। लेकिन करते क्या हो कि अगला रिएक्शन कराते हो कि इसी CaO को ले लेते हो, CaO को सॉलिड स्टेट में ले लेते हो, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को ले लेते हो। और जब इसका रिएक्शन कराते हो H2O से, किससे रिएक्शन कराते हो? H2O से। किससे रिएक्शन कराते हो? H2O से, लिक्विड स्टेट में। तो यह भटभटा जाता है, ये उष्मा देने लगता है। और क्या बनाता है? CaOH द होल ट्वाइस, CaOH द होल ट्वाइस। आप प्लस देखोगे मेरे बाबू, प्लस करता क्या है कि यह हीट देता है, अत्यधिक मात्रा में उष्मा देता है, अत्यधिक मात्रा में उष्मा देता है। तो इसको हिंदी में कहते हैं कली चूना। क्या कहते हैं? कली चूना। और इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्लियर है ना? और इतना ज़्यादा उष्मा देता है कि जिस पात्र में गर्म करते हैं, अगर वह पात्र कमज़ोर है तो फट जाएगा। जिस पात्र में यह रिएक्शन करवा रहे हैं, अगर पात्र कमज़ोर होगा, वेसल्स आपका कमज़ोर होगा,
तो फट जाएगा। अब तो समझ में आ रहा, इतना ज़्यादा उष्मा निकलती है। अब देखो, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं बूझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? शुष्क चूना या बूझा हुआ चूना। बूझा हुआ चूना, क्लियर है ना? या शुष्क चूना, शुष्क चूना। और इसका उपयोग हमारे गांव में बड़े धड़ल्ले से होता है। समझ में आ रहा है ना? कब? जब सुबह में लोगों को लैट्रिन लगती है तब, बस जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तबाही, खाना के बाद, खाना से पहले, इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, सुरती में मिलाकर। खैनी नाम है भाई। क्या है? खैनी है। निकोटीन पाया जाता है, कैंसर का शिकार बनाएगा आपको। क्या बनाएगा? कैंसर का शिकार। नशा नहीं करना, नशा नहीं करना। अगर आपके सामने कोई कर रहा है तो उसे प्रयास करिए कि भैया हाथ गोड़ जोड़िए कि आप ये नशा न करें। समझ में आ रहा है ना? आप ये नशा न करें। जो 10 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा है ना, उसे 5 आप दीजिए, 5 हम बिस्किट खाएंगे, आप भी बिस्किट खाइए। हाँ, तो ऐसा अगर कह दीजिएगा ना, शरीर से कमजोर हो या पटक के मरबो करेगा आपको। ये बात है ना? लेकिन एक बात आपने देखा ना, आपने देखा होगा कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप पढ़ाई छोड़ देते हो, पढ़ने नहीं आ पाते हो, तकलीफ़ें आपकी बढ़ जाती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना कि नशा करने वाला पैसा के अभाव में अपना दारू पीना छोड़ा हो, गुटखा खाना छोड़ा हो, पान खाना छोड़ा हो? हम उस समाज में रहते हैं ना जहाँ कोई 1 कप दूध नहीं पिला सकता है, लेकिन दारू तुरंत क्या करता है? पैक बना के दे देता है। समझ में आ रहा है ना? महंगी आती है दारू, दूध से महंगी है। समझ में आ रहा है ना? 1 लीटर भी उसने नहीं मंगाया है, लेकिन 7-8 लोगों को बैठा के क्या करेगा? दारू पिलाएगा। और दूध की हालत क्या है कि 1 लीटर अगर घर में आया है ना तो आपको लाल चाय ही पिलाएंगे। कहाँ है? 1 लीटर तो दूध आ रहा है, बच्चा पीने के लिए है। अब तो समझ में आ रहा है ना? तो दारू, पैसे के अभाव में लोग दारू पीना नहीं छोड़ते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में आप पढ़ाई छोड़ देते हैं। अच्छी बात नहीं है, आए पढ़ा करें। अब देखो भाई, कली चूना हो गया, आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो, फिर यहाँ आपने देखा कि 1 पदार्थ भाग लिया और 2 पदार्थ बन गए। 2 पदार्थ भाग लिया, 1 ही पदार्थ बना। तो रिएक्टेंट 1 भी हो सकता है या 1 से अधिक भी हो सकता है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला टॉपिक क्या है भाई, बता दीजिए फटाफट। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। रासायनिक अभिक्रिया की, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि भी पढ़ लो भाई। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, इसको लिख लीजिए फटाक से। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं आप। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। अगला टॉपिक क्या है बाबू? रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। अगला टॉपिक हम लोगों का होगा रासायनिक अभिक्रिया। मान जाइए, अभी छुट्टी कर रहे हैं, जल्दी से छुट्टी हो जाएगा, आप अपने घर को जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी शांति बनाए रखें। रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया की क्रियाविधि। क्रियाविधि देखो मेरे बाबू, क्रियाविधि, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। चलो भाई, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। बाबू मेरे थोड़ा सा शांति बनाए रखें, बातें कम करें। आपकी किताब की लाइन बाय लाइन बताई जा रही है, आप अपना किताब खोल लें और देखिए पहला पॉइंट इसमें देखिए, क्रियाविधि। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में संयोग करते हैं, कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में संयोग करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में संयोग करते हैं। हेलो, कोचिंग पे अब बे बोला
ठीक बेटा। ठीक बेटा, ठीक बा। अब देखिए तो भाई, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करते हैं, आपस में संयोग करते हैं, तो अब जरा सोचो कि अणुओं का पुनर्संगठन होता है, करते हैं तो अणुओं का पुनर्संगठन होता है, अणुओं का पुनर्संगठन होता है। अब देखो, जब अणुओं का पुनर्संगठन होता है तो इसको क्या कहते हैं हम? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसा देख लो कि जब अणुओं का पुनर्संगठन होगा तो परमाणु पहले कुछ अलग थे, अब उनका मिलन हो रहा है तो कुछ अलग प्रकार के बनेंगे। इस प्रक्रिया में पुराने बंधन टूटते हैं और नए बंधन जुड़ते हैं, पुराने बंधन टूटते हैं, नए बंधन जुड़ते हैं। क्या बताओ? क्या एग्जाम्पल? तुम्हें बताओ, क्या एग्जाम्पल बता? बोलो। कितनों का ये लगन में दिल टूट रहा है और कितनों का जुट रहा है? तो पुराने बंधन टूटते हैं और नए बंधन पुनर्संगठन होता है। तो इस प्रक्रिया में पुराने बंधन, देख मेरे बाबू, पुराने बंधन टूटते हैं, नए बंधनों का निर्माण होता है, बंधनों का निर्माण होता है। पुराने बंधन टूटते हैं और नए बंधन, यानी पुराना दिल टूटेगा, नया दिल जुटेगा। अब तो समझ में आ रहा है ना बाबू? ये दुनिया की रीत है, हमारी केमिस्ट्री बता रही है। देखो, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो अणुओं का पुनर्संगठन होता है। यानी लिखेंगे व्हेन 2 or more atoms are combined together in this process old bonds are split, and new bonds are formed। पुराने बंधन टूटेंगे, नए बंधन जुड़ेंगे, पुराने बंधन टूटेंगे, नए बंधन जुड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देख ले भैया, जैसे एग्जाम्पल बता देते हैं कि अगर हमारे पास एग्जाम्पल देखो, पुराने बंधन टूटने का, नए बंधन जुड़ने का, हमारे पास क्या था? CH3 था, और ऐसे करते हैं ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था। देखो भाई, इसको कहते हैं इथीन। क्या कहते हैं? इथीन इसका नाम होता है। इसको हमने जैसे क्या किया, H2O से रिएक्शन कराया। H2O में कितने H हैं भाई? 2, एक H है प्लस एक H है। तो यह एक H करता क्या है कि यहाँ अटैक करता है और दूसरा H यहाँ अटैक करता है। तो अब हो गया भैया, यहाँ इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे? पहले 2 थे, अब एक अटैक करेगा तो कितना हो जाएंगे? 3। और फिर यहाँ कितना होगा? CH3। अब देखो, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड था भैया? बता दो मेरे बाबू, कौन सा बॉन्ड है भाई? ये डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड है ना भाई? और ये क्या बन गया अब? सिंगल बॉन्ड। क्या बन गया भाई? सिंगल बॉन्ड। क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड। यही होता है भाई, जिंदगी भी यही है। समझ में आ रहा है ना? थोड़े दिन के लिए बस डबल रहोगे, फिर सिंगल तुझे होना ही है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए दिल अगर लगानी है तो किताबों से लगाओ, दिल अगर लगानी है तो
किताबों से लगाओ, क्लियर है ना। तो अब देखो भाई ये सिंगल बॉन्ड बन गया, क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड, और इसका नाम क्या होता है, इथेन होता है, ETHANE, इथेन हो गया। पहला चीज़ देखा आपने। दूसरा यही कहता है कि पुराने बंधन टूट गए। अब देखो थोड़ा सा देखो, अब इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ बाबू, कि अगर मेरे पास देखोगे सबसे पहले कि H2SO4, H2SO4 समझो सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसमें H2 और SO4 की दोस्ती काफ़ी अच्छी खासी चल रही थी, काफ़ी अच्छी खासी दोस्ती चल रही थी H2 और SO4 की। लेकिन इनकी दोस्ती को देखकर Zn को बर्दाश्त नहीं हुआ, Zn को, जिंक को बर्दाश्त नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना। जिंक थोड़ा पैसे वाले था, पावरफुल था, मोर रिएक्टिव था, किससे, हाइड्रोजन से। वो सल्फ्यूरिक एसिड में से SO4 को अपने साथ उड़ा ले गया, अपने साथ उड़ा ले गया, और जैसे रिएक्शन हुआ तो बना ZnSO4 प्लस H2 गैस, बेचारे आवारा की तरह घूमते रह गए। समझ में आ रहा है ना। तो देख लो भैया, पहले बंधन किसके साथ था, हाइड्रोजन का सल्फेट के साथ, हाइड्रोजन का। अब देखोगे भाई अगला जो बॉन्ड बना है जिंक का, किसके साथ कॉम्बिनेशन है, सल्फेट के साथ। समझ में आ रहा है ना। तो आज जो तेरे साथ है वो कल किसी और के साथ है, भेटाएगा तो क्या कहेगी, बाबू मामा है, पैर छू लो। समझ में आ रहा है ना। इसलिए लाइफ का स्टेटस आगे बढ़ाओ। ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। पहले H2 की दोस्ती किसके साथ थी, SO4 के साथ, लेकिन अब SO4 की दोस्ती किसके साथ है, Zn के साथ। क्लियर है ना। तो बंधन टूटा कि नहीं टूटा, नया बंधन बना कि नहीं बना, बना। केमिस्ट्री समझ में आ रहा है, वाह बड़ा खुश हो तुम लोग भाई। चलो इसको पहले लिखो तो जल्दी से, वीडियो पॉज करो और लिख लो। चलो भाई अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या हो, अगला टॉपिक क्या होगा, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। चलिए रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं, यही कह रहे थे ना, चलिए कर दिए हम। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं, रासायनिक अभिक्रियाओं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलो भाई क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला तो होता है कि अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या होता है भाई, अवस्था में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। ऐ बाबू मेरे, अवस्थाएं बदल जाती हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में भाग लेते हैं तो या तो उनकी अवस्था बदलती है या वही रहती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे मेरे बाबू कि अगर हाइड्रोजन है और यह गैसियस अवस्था में है और O2 भी किस अवस्था में है, गैसियस अवस्था में, और रिएक्शन करके क्या बनाता है, H2O, यह किस अवस्था में आ गया, लिक्विड। यानी यह क्या है भाई, गैस है। H2 क्या है, गैस है। O2 क्या है, गैस है। और यह क्या है, द्रव है। यह क्या है, द्रव है। उसी तरह से आप अपने घर पे क्या करते हो भाई, मोमबत्ती जलाते हो, यानी वैक्स। वैक्स को क्या कहते हैं भाई, मोम, मोम। क्लियर है ना। और कैंडल भी कह लो, वैक्स कैंडल। जब जलाते हो तो क्या मिलता है, पहले तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। दूसरा क्या मिलता है भाई,
दूसरा क्या मिलता है H2O, पानी के रूप में हो जाता है लिक्विड। और तीसरा क्या मिलता है भाई, प्रकाश मिलता है, लाइट, जिसको क्या कहते हो, लाइट। क्या इनकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। दूसरा देखोगे भाई, इसी तरह से रिएक्शन के अंतर्गत चेंज इन कलर, अब क्या होता है भाई बताओ, हाँ, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर्स, यानी रंग में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है। अब देखो भाई, आयरन देखे हो, Fe देखे हो, लोहा किस रंग का होता है, काले रंग का। नया नया लोहा खरीद कर लाते हो, किस रंग का होता है, काले रंग का होता है ना, हाँ देखे हो ना, नहीं देखे हो, क्या बातें हो रही हैं, खड़ा हो जाओ तो तनी, तोरा नाम क्या है, खड़ा हो तो, खड़ा हो, एक तो तू भीड़ लगाती है, उसके बाद पढ़ती लिखती है ना। तो अब देखो Fe देखे हो, ये क्या है भाई, लोहा है। लोहा को जब हम H2O की उपस्थिति में प्लस O2 की उपस्थिति में रखते हैं, नम वायु लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं भाई, नम वायु, यानी जो वायु है ह्यूमिडिटी वाला है, आर्द्रता है, हवा में जल की मात्रा है तो उसको आर्द्र वायु कहेंगे, नम वायु यानी ह्यूमिडिटी। अब इसमें बनता क्या है, Fe2O3, Fe2O3 इंटू XH2O, H2O, और यह जंग का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, जंग का। और यह किस कलर का हो जाता है भाई, रेड ब्राउन हो जाता है, रेड, लाल और भूरा रंग का, लाल भूरा रंग का। क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो रंग में भी परिवर्तन हो गया, रिएक्शन होगा तो रंग में परिवर्तन होगा ही होगा। क्लियर है? अगला देखो भाई, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना और अवक्षेप प्रिसिपिटेट का बनना। दही जैसा गाढ़ा पदार्थ विलयन में तैरने लगता है, उसको क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और चौथा बाबू परिवर्तन क्या होगा बताओ तो, गैस की उत्पत्ति, इलोबूशन यानी प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, इसको क्या लिख लेंगे भाई, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, पीटेट। क्लियर है ना, चलोगे बाबू। अब आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का बनना, गैस का बनना। अब देखो बाबू, जैसे आपने क्या करा, जैसे आपने अभिक्रिया कराई, देखोगे मेरे बाबू, एक रिएक्शन लेते हैं कि H2SO4 का रिएक्शन कराते हैं, किससे कराते हैं भाई, किससे कराते हैं, Cu से, तो बनाता है CuSO4 प्लस H2 गैस निकलता है, H2 गैस निकलता है। यहाँ आपने मोम को जलाया तो कौन सा गैस निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। कौन सा गैस निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। अगर ए हो गया तो गैस निकला, CaCO3 को आपने तोड़ दिया मेरे बाबू तो CaO प्लस CO2 गैस निकल गया। क्या निकल गया, गैस। तो इस तरह से अभिक्रिया की विशेषताएं हैं, इस तरह से ये क्या है, अभिक्रिया की विशेषताएं हैं। क्लियर है ना। चलोगे बाबू, आप वीडियो पॉज करोगे और इसको लिख लोगे, फटाक से वीडियो पॉज करो और लिखो। हो गया बाबू, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? चलो अब आगे और भी कुछ बचा है क्या इसमें, क्या बचा है, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। अच्छा चलो आगे लिख देते हैं, ताप में, देखो मेरे बाबू, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, इसको कहते हैं भाई चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अभी देखो मेरे बाबू, हमने क्या किया कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम H2O
जल के साथ अभिक्रिया कराए तो हमने आपको बताया कि यह CaOH द होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा की मात्रा देता है, यानी अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। क्या टेम्परेचर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? पहले यह पत्थर टाइप का था, पत्थर के टुकड़े जैसा था, उस टुकड़े को क्या किया, पानी में डाल दिया तो वह भड़बड़ करने लगा, जैसे आग भड़बड़ करता है ना, पानी जब खोलता है तो ऊपर प्लेट लगा दो तो भड़बड़ करता है, वैसे भड़बड़ की आवाज़ किया और इतना ज़्यादा ऊष्मा दिया कि बर्तन अगर कमज़ोर था तो वो बर्तन फट गया। तो क्या टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल ठंडा था, ये भी पत्थर के टाइप का था, ठंडा था। जैसे हमने दोनों का रिएक्शन कराया, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकल गई, टेम्परेचर चेंज हो गया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अवस्था में परिवर्तन भी होता है, क्लियर है ना? इसका नाम क्या होगा भाई? CaO सॉलिड स्टेट में है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और यह क्या है भाई? वाटर है, क्लियर है ना? और यह क्या है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है, क्लियर है ना? चलोगे बाबू, इसको कहोगे काली चूना, इसको क्या कहोगे? शुष्क चूना कहोगे, क्लियर है? और इसी शुष्क चूने का प्रयोग घरों की पुताई या रंगाई करने में किया जाता है, और यह वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके संगमरमर जैसा चमक देता है, तो अब देखो भाई, इसका क्या करते हैं, नोट में एगो बात लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि CaOH द होल ट्वाइस, इसको क्या कहते हैं? बूझा चूना, क्लियर है ना? का उपयोग घरों की रंगाई या पुताई माने पेंटिंग, या पुचाड़ा भी कहते हैं, क्लियर है ना? रंगाई, पुताई या पुचाड़ा करने में किया जाता है। यह वायुमंडल में क्योंकि लिख देते हैं, किया जाता है क्योंकि यह वायुमंडल में उपस्थित CO2 से प्रतिक्रिया करके संगमरमर हो गया ना, मार्बल जैसा चमक देता है, क्लियर है ना? जैसे अभी CaOH द होल ट्वाइस प्लस CO2 रिएक्शन करेगा तो बनाएगा CaCO3 प्लस H2O, सूख जाएगा, क्लियर है ना? और यही आपका किसका फार्मूला है बाबू? संगमरमर का फार्मूला है। इसी को कुछ लोग मोती की भी कहते हैं। मोती का सूत्र बताइए, किसका सूत्र बताइए? मोती का। तो संगमरमर CaCO3 बनाता है और यह संगमरमर जैसा चमकने लगता है। दीवारें 2-3 घंटा 4 घंटा के बाद काफ़ी चमकना शुरू कर देती हैं, क्लियर है ना? एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? आप वीडियो पॉज करें और इसको लिख लें, क्लियर है? लिख लिए? कोई किसी को यहाँ दिक्कत? हो गया बाबू? चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए PCM क्लासेज के साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही PCM क्लासेज में पढ़ने आते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो पर लाइक कमेंट भी करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। बाकी जय हिंद, जय भारत।